गद्दार रंगरूट अपनी जगह पर जम गए हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही है। वे घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, सोच रहे हैं कि लड़ें या भागें, लेकिन उनका डर जल्दी ही गुस्से में बदल जाता है। एक रंगरूट चिल्लाता है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए, इसके बजाय उन्हें सैर के साथ मिलकर लुशेंग को मार देना चाहिए। उनमें गलत आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ जाती है। वे खुश होने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि लुशेंग जैसा ताकतवर भी उनकी मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। इस नए जोश से भरकर वे अपने मेता से आदेश लेने के लिए मुड़ते हैं। सैर मुस्कुराता है, उनकी लड़ने की भावना वापस देखकर खुश होता है। दूर से लुशेंग बस उनकी तैयारियों को देखता है। उसका चेहरा शांत और बिल्कुल बेफिक्र है। सैर अपनी सेना को इकट्ठा करता है, चिल्लाता है कि वे कमज़ोर नहीं रहे जो भाग गए थे। वो बताता है कि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अजीब जानवरों की शक्ति से मजबूत हुई है, और उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने का आदेश देता है। रंगरूटों से अचानक ऊर्जा के उछाल पर लुशेंग अपनी भौहें उठाता है, हैरानी और उत्सुकता की एक झलक। इस सब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार एक गुस्से में भरा सैर अपने चारों ओर मौजूद अजीब जानवरों की सेनाओं को आदेश देता है। राक्षस कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाते हैं, अकेले योद्धा पर हमला करने के लिए रंगरूटों के साथ शामिल होने के लिए तैयार। युद्ध के मैदान में एक भयानक दबाव भर जाता है। रंगरूट विशाल जानवरों पर चढ़ जाते हैं और उनकी आभा मिलकर अंधेरी ऊर्जा की एक विशाल लहर बन जाती है। किनारे से सैर और टैंगडन डर के मारे देखते हैं। हमले का पैमाना बहुत बड़ा है और उन्हें एहसास होता है कि वे अपने दोस्त की मदद करने के लिए भी इतने कमज़ोर हैं कि उसके पास नहीं जा सकते। एक विशाल चमकते सफ़ेद भेड़िए पर जीत के साथ बैठा सैर आखिरी आदेश देता है, आगे बढ़ो और लुशेंग को मार डालो। गद्दारों और जानवरों की मिलीजुली सेना आगे बढ़ती है। एक विशाल बैंगनी राक्षस पर सवार एक रंगरूट हमले का नेतृत्व करता है। लुशेंग की ओर बढ़ते हुए एक शाप चिल्लाता है। फिर भी जब ये जबरदस्त ताकत उसकी ओर गरजती है तो लुशेंग बिल्कुल शांत रहता है। उसके हाथ जेब में है, पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहा है। अचानक आसमान में एक विशाल छायादार पंजा दिखाई देता है जो लुशेंग को कुचलने के लिए नीचे आता है। लुशेंग मुश्किल से ही हिलता है। उसका चेहरा हल्की चिड़चिड़ाहट में बदल जाता है जब वो बड़बड़ाता है, कितना शोर है, बिना किसी चेतावनी के। लुशेंग के शरीर से नीली ऊर्जा का एक घूमता हुआ बवंडर निकलता है जो उसके चारों ओर एक अभेद्य बाधा बनाता है। आंधी इतनी शक्तिशाली है कि विशाल सांपों पर सवार रंगरूटों का संतुलन बिगड़ जाता है। वे केवल सदमे में देख सकते हैं क्योंकि उनके हमले को आसानी से नाकाम कर दिया जाता है। बाकी हमलावर पीछे की ओर उड़ जाते हैं, दर्द से चिल्लाते हैं क्योंकि शॉकवेव उनके गठन को तोड़ देती है। यहाँ तक कि हमले के नेता सैर को भी भारी दबाव के खिलाफ खुद को संभालना पड़ता है। वो अपने दांत पीसता है, लुशेंग की शक्ति की सरासर घनत्व पर विश्वास नहीं कर पाता है। ऊर्जा का बवंडर एक बड़े विस्फोट में फैलता है जो पूरे क्षेत्र को साफ कर देता है। नए बने गड्ढे के केंद्र में लुशेंग पूरी तरह से अछूता खड़ा है, जैसे युद्ध का देवता विनाश का सर्वेक्षण कर रहा हो। गड्ढे से नीली रोशनी का एक स्तंभ निकलता है जो आसमान में ऊंचा उठता है और अविश्वसनीय बल के साथ बादलों को चीरता है। जब धूल आखिरकार बैठती है तो जिंदा बचे रंगरूट जमीन पर कांपते हुए रह जाते हैं। वे लुशेंग को पूरी निराशा से देखते हैं, ये महसूस करते हुए कि अपनी संयुक्त शक्ति के साथ भी वे उसे छू भी नहीं पाए। विनाश के केंद्र में लुशेंग पूरी तरह से स्थिर और आराम से खड़ा है। जिंदा बचे गद्दार उसे केवल डर से देख सकते हैं, हिलने डुलने में बहुत हिचकिचाते हैं। उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में है। वो एक पूर्ण शांति की आभा बिखेरता है जो उसके आसपास की अराजकता और विनाश के बिल्कुल विपरीत है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है जब वो सोचता है कि अभी क्या हुआ। उसे आश्चर्य होता है कि एक साधारण आकस्मिक दहाड़ इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे पैदा कर सकती है। वो हमले की यांत्रिकी के बारे में सोचता है। उसने केवल लगभग 30 अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके डांटियन में अमर दाव का विशाल सुनहरा कोर अपने आप सक्रिय हो गया। शक्तियों का ये संलयन उसे उसके पिछले जीवन के उपन्यासों से मिथिकल शेर की दहाड़ तकनीक की याद दिलाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ये संस्करण लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वास्तव में एक दिव्य तकनीक है। वो अपनी शक्ति को एक सफेद ड्रैगन और एक काले ड्रैगन के रूप में देखता है जो यिन यांग प्रतीक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये उसके सिद्धांत की पुष्टि करता है। अमर दाव और मार्शल दाव का संलयन इसके हिस्सों के योग से कहीं अधिक शक्ति बनाता है। अब वो समझता है कि ये संलयन उसके सबसे बुनियादी कार्यों को भी, जैसे सांस लेना, घातक आक्रमणों में बदल देता है। इतनी शक्तिशाली बॉडी के साथ वो निष्कर्ष निकालता है दिव्य तकनीकें अपने आप बन जाती हैं। उसके विचार बीच में ही रुक जाते हैं जब वो अपना सिर घुमाता है। उसकी नज़र बचे हुए दुश्मनों पर पड़ती है। लगता है अभी भी कुछ दाग साफ करने बाकी हैं, वो ठंडे लहजे में कहता है। उसकी आंखें बचे हुओं पर पैनी चमक के साथ टिक जाती हैं जो लाश के साथ चमक रही होती हैं।
बचे हुए गद्दार डर के मारे जम जाते हैं। वे घबराकर चिल्लाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि अब उस मॉन्स्टर का ध्यान उन पर है। लुशैंग तेजी से हरकत में आता है, इतनी तेजी से वो रोशनी की एक धुंधलाहट बन जाता है। वो हवा में तेजी से उड़ता है और ताबड़तोड़ हमले करता है, जिससे डरे हुए योद्धा एक एक करके आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। पलक झपकते ही दर्जनों दुश्मन मार दिए जाते हैं। उनके बेहोश शरीर हवा में ऐसे गिरते हैं जैसे धागे से कटी हुई कठपुतलियां हों। बिजली की तरह लू शेंग आखिरी बचे हुए कुछ दुश्मनों पर टूट पड़ता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, उनके दिमाग में पूरी तरह से निराशा भर जाती है। सुरक्षित दूरी से देखते हुए सिया और तांग डुन सदमे से जम जाते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। सिया हकलाता है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि लू शेंग ने अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर दिया है। लाल बालों वाला अधिकारी और लालची कप्तान भागते हुए आते हैं। वे भी उतने ही डरे हुए दिखते हैं। कप्तान घबराकर पूछता है कि क्या वे लू शेंग को पहले से जानते थे। इस राक्षस के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए बेताब। घबराहट में अपनी छाती पकड़कर सिया उनकी तरफ देखता है और मानता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। वो जोर से सोचता है कि क्या वो किसी तरह के पागल सपने में फंसा हुआ है। वापस युद्ध के मैदान में लू शेंग अपना काम खत्म कर रहा है। वो आखिरी देशद्रोहियों में से एक को एक जबरदस्त लात से उड़ा देता है। सिया पूरी तरह से अविश्वास से देखता है कि उसके मातहत का शरीर उसके पास से उड़ता हुआ चला जाता है। वो अकेला बचा है। अपमान और गुस्सा सिया के चेहरे को पूरी तरह से गुस्से का मुखौटा बना देता है। वो कोसता है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई है। चिल्लाता है कि वो कभी किसी को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं होने देगा। सिया एक हताश कदम उठाता है। वो जोर से अपना हाथ सीधे अपनी छाती में डाल देता है। उसका हाथ अपने ही दिल को पकड़ लेता है, उसे दबाकर एक वर्जित तकनीक को ट्रिगर करता है और अपनी छिपी हुई क्षमता को खोलता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है और वो एक पागल की तरह हंसता है और ज्यादा शक्ति के लिए चिल्लाता है। अचानक उसके शरीर के चारों ओर 5 चांदी जैसी सीमाएं दिखाई देती हैं। जैसे ही नियमों की आकाशगंगा उसमें समा जाती है, उसके शरीर से हरे और काले बिजली का एक जबरदस्त झटका निकलता है, जो उसकी शक्ति के एक भयानक नए स्तर पर पहुंचने का संकेत देता है। सैर के शरीर से गहरे हरे रंग की ऊर्जा का एक विशाल भयानक अवतार उठता है, जो एक खामोश चीख निकालता है। इस नए रूप के भारी दबाव से उसके आसपास की जगह ही मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। लालची कैप्टन और उसके दोस्त अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जमीन उनके नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। वो विशाल चीज अब युद्ध के मैदान के ऊपर खड़ी थी। उससे अजेयता की एक आभा निकल रही थी, जो सैर की पिछली शक्ति को बच्चों का खेल बना रही थी। सिया और दूसरे लोग डर के मारे ऊपर देखते हैं। उन्हें दम घोटने वाला दबाव महसूस होता है, जैसे कि इस राक्षस का जरा सा भी छूना तुरंत मौत का कारण बन जाएगा। लाल बालों वाली ऑफिसर अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे एहसास हुआ कि ये सैर की असली पूरी तरह से आज़ाद शक्ति है। विशाल हरा राक्षस नीचे छोटी आकृतियों को अपनी चमकती जाली जैसी आंखों से घूर रहा था। ऐसा लगता था कि कोई भी, यहाँ तक कि लियू भी, इतनी जबरदस्त शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अपने डर के बावजूद लालची कैप्टन आशावादी बनने की कोशिश करता है। घबराकर पसीना बहाते हुए वो सुझाव देता है कि अगर वे राक्षस को थोड़ी देर के लिए रोक सकें तो शायद लॉर्ड हाई जी डाओ के आने के लिए काफी समय मिल जाएगा। लेकिन लियू शेंग का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। पूरी उत्तेजना के साथ वो सीधे उस विशालकाय की ओर बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि ये नया रूप आखिरकार उसे एक असली लड़ाई देगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है, उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है और सीधे खतरे के मुंह में उड़ जाता है। विशालकाय तुरंत प्रतिक्रिया करता है। उसका विशाल हाथ हवा से लियू शेंग को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है और उसे अंधेरे में धकेल देता है। लियू शेंग उसके चंगुल में फंस गया था। राक्षस उसे ताना मारता है, उसे भागने की कोशिश करने की चुनौती देता है, लेकिन विशालकाय की मुट्ठी के अंदर लियू शेंग पूरी तरह से बेफिक्र था। वो बस मुस्कुराता है, स्थिति का आनंद ले रहा था। फिर अचानक तेजी से लियू शेंग आसानी से विशालकाय की उंगलियों से फिसल जाता है, आसानी से जाल से बच निकलता है। राक्षस अपने चालाक दुश्मन पर गुस्से में दहाड़ता है, चिल्लाता है कि उसे भागने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़ाई तेज रफ्तार से जारी है। लियू शेंग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो रोशनी की एक धुंधली लकीर बन जाता है। तारों भरे आसमान में इधर उधर भाग रहा है।
वो हवा में तेजी से उड़ता है, हर हमले से बचने के लिए आसानी से अपने शरीर को मोड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। कब्जे में लिए गए सायर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा विशाल हरा अवतार बेतरतीब ढंग से हमला करता है। हर दिशा में एनर्जी बीम फायर करता है क्योंकि वो अपने मायावी टारगेट को हिट करने की बेताब कोशिश करता है। राक्षस निराशा में दहाड़ता है, अपनी विशाल एनर्जी ब्लेड को बेकार में घुमाता है। अवतार और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लियू शेंग पर चिल्लाता है कि वो भागना बंद करे, जबकि वो खाली हवा में वार करता रहता है। विशाल हरा राक्षस अपने हाथों को नीचे देखता है। उसका चमकता हुआ ग्रिड जैसा चेहरा गुस्से से कांप रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने बड़े आकार और शक्ति के बावजूद लियू शेंग पर एक भी वार क्यों नहीं कर पा रहा है। अचानक लियू शेंग नीली रोशनी की एक लकीर बनकर राक्षस के सिर के पास से उड़ जाता है, जिससे जानवर को हमला करने का एक सही मौका मिलता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लियू शेंग अपने दुश्मन को ताना मारता है, उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहता है। वो एक बड़ा वादा करता है, अगर राक्षस उस पर एक खरोंच भी लगा पाया तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। ये अपमान दुश्मन के लिए बर्दाश्त से बाहर है। सायर का इंसानी रूप विशाल हरे अवतार के सिर से बाहर निकलता है, अपने रक्षा कवच को पीछे छोड़ देता है। उसका चेहरा गुस्से और पागलपन से भरा हुआ है। सायर लियू शेंग के घमंड से हैरान है। अपना सारा संयम खोकर वो जोर से चिल्लाता है कि वो उसे मार डालेगा। वो अपनी सारी नफरत विशाल हरे अवतार में डाल देता है। अवतार एक भयानक दहाड़ निकालता है, लियू शेंग को मारने का वादा करता है, जबकि वो एनर्जी का एक बड़ा झटका छोड़ता है। इसके ठीक विपरीत लियू शेंग शांत रहता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। वो खतरे से बिल्कुल बेफिक्र दिखता है। विशाल अवतार एक विनाशकारी मुक्का मारता है, जो चमकती रोशनी से चमकता है और सीधे नीचे छोटे से आकृति की ओर उड़ता है। लियू शेंग 1 इंच भी नहीं हिलता। वो बस वहीं खड़ा रहता है, अपने हाथ जेब में डाले हुए विशाल मुक्के का सामना करता है। मुक्का जोरदार असर के साथ लगता है, जिसे हरे रंग की एनर्जी की एक बड़ी शॉकवेव बनती है, जो उसे पूरी तरह से निगल लेती है। वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने सायर, लाल बालों वाले अफसर और दूसरों को हवा में उड़ा दिया। वो डर के मारे लियू शेंग का नाम चिल्लाते हैं, ये समझते हुए कि इस हमले में लेवल 13 के योद्धा की जबरदस्त ताकत है। धमाका पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। सायर पागलों की तरह हंसता है, उसके पूरे शरीर की नसें फूल जाती हैं। वो लियू शेंग का मजाक उड़ाता है कि उसने हिम्मत करके हमले का सामना किया, और खुश होता है कि उसकी लेवल 13 की ताकत ने उसे पूरी तरह से भाप बना दिया है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही एनर्जी कम होने लगती है, एक पैर जमीन पर मजबूती से पड़ता है। लियू शेंग धूल से बाहर निकलता है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। नुकसान का एकमात्र निशान उसकी त्वचा पर एक अजीब दरार का पैटर्न है, जैसे कोई चीनी मिट्टी का मास्क टूट रहा हो। वो सायर को देखता है, लगभग हिम्मत बढ़ाते हुए, और उससे कहता है कि जारी रखो। सायर अविश्वास में जम जाता है, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो हकलाता है कि उस हमले से किसी का भी बचना नामुमकिन है। चेहरे पर अभी भी दरार के साथ लियू शेंग अपने दुश्मन से घमंडी लहजे में बात करता है, पूछता है कि क्या वो उसे समझ नहीं रहा है, और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही जारी रखने का आदेश दे दिया है। हद पार होने पर सायर निराशा में चिल्लाता है, जो कुछ उसके सामने हो रहा है उसे मानने से इनकार कर देता है। पूरी तरह से होश खोकर सायर विशाल हरे अवतार से मुक्कों की जोरदार बौछार करवाता है और साथ ही लियू शेंग को मरने के लिए चिल्लाता है। लेकिन लियू शेंग अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिना पलक झपकाए हर एक जोरदार मुक्का सहता है। इस क्रूर हमले के बावजूद सायर को डर के साथ एहसास होता है कि इसका अभी भी कोई असर नहीं हो रहा। लियू शेंग मुक्कों के तूफान के बीच खड़ा है, पूरी तरह से बेअसर दिख रहा है। वो बस अपने हमलावर से कहता है कि जारी रखो। किनारे से देखते हुए सायर और टांगडुन डर से जम जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं, और वो सिर्फ लियू शेंग का नाम चिल्ला सकते हैं जैसे ही सायर एक और मुक्का मारता है। लियू शेंग शांति से कहता है कि उसके मुक्के बहुत कमजोर हैं। मजाकिया मुस्कान के साथ वो सायर को और भी ज्यादा चिढ़ाता है, पूछता है कि क्या उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। ये आखिरी अपमान सायर के लिए आखिरी तिनका होता है। वो पूरी निराशा में चिल्लाता है, ये जानने की मांग करता है कि लियू शेंग क्यों नहीं मर रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह से पागलपन का मखौटा बन गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गया है। ये समझ नहीं पा रहा कि उसका दुश्मन मर क्यों नहीं रहा है। ऊपर से सियान एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो लियू शेंग को पूरी तरह से घेर लेता है और जमीन को फाड़ देता है। विशाल हरे अवतार के सिर के अंदर से सायर नीचे तबाही को देखता है। उसे यकीन है कि वो आखिरकार जीत गया है।
वो एक पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। शेख ही बघारता है कि अब लियू शेंग को पता चल गया है कि उसकी शक्ति कितनी डरावनी है। लेकिन जैसे ही धूल बैठती है, लियू शेंग अभी भी वहीं खड़ा है, पूरी तरह से अनहार्म्ड और बोर दिखता है। वो सीधा खड़ा होता है, खुद को ऐसे झाड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और निराशा से पूछता है कि सायर के पास बस इतना ही था। लियू शेंग के चारों ओर सुनहरे रून्स तैरने लगते हैं, जबकि वो अपने दुश्मन को पूरी नफरत से घूरता है। ठंडे लहजे में कहता है, उसे कचरा कह रहा है। वो सायर का मजाक उड़ाता है, कहता है कि एक जानवर का नौकर बनने और इतनी ज्यादा काली ऊर्जा सोखने के बाद भी वो अभी भी बहुत कमजोर है। सायर को बेकार बताते हुए लियू शेंग अपना हाथ उठाता है, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी इकट्ठा करता है जो लड़ाई के खत्म होने का संकेत देती है। रोशनी की किरणें अंदर से विशाल हरे अवतार को भेद देती हैं। सायर सिर्फ डर के मारे देख सकता है, क्योंकि उसका अंतिम रूप बिखर जाता है। ये समझने में असमर्थ कि लियू शेंग की जबरदस्त शक्ति कहाँ से आती है। उसका घमंड पल भर में गायब हो जाता है। मौत के डर से घबराकर वो किसी को बचाने के लिए बेताब होकर चिल्लाता है। जब वो घबराता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने मालिक से बीच में आकर उसे बचाने की भीख मांगता है, लेकिन उसकी विनतियों का जवाब चुप्पी से मिलता है। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल खंबा फूटता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है और आसमान को रोशन कर देता है। शॉकवेव इतनी तेज थी कि सायर को अपना चेहरा ढकना पड़ा। वो विस्मय से चिल्लाता है, भयानक ऊर्जा को महसूस करता है और महसूस करता है कि ये सब विशाल शक्ति लियू शेंग से आ रही है। विशाल सुनहरा विस्फोट फीका पड़ जाता है। पीछे गुलाबी और बैंगनी धुंध के घूमते हुए बादल छोड़ जाता है, जो अब शांत युद्ध के मैदान में तैर रहे हैं। एक गहरा अराजक भंवर शून्य में घूमता है, बची हुई ऊर्जा को सोख लेता है, जैसे ही धूल जमने लगती है। लियू शेंग शांति से अपने हाथों को जेब में डाले हुए विनाश के बीच खड़ा है। चट्टान और ऊर्जा के नुकीले टुकड़े उसके चारों ओर बरसते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अछूता रहता है। उसके सामने तैरता हुआ उसके प्रतिद्वंदी का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा है, सायर का कटा हुआ सिर। लड़ाई खत्म हो गई है। सायर, वो जीनियस जिसने अपनी शक्ति को लेवल 13 तक बढ़ाया था, मर चुका है। उसका कटा हुआ सिर अंतरिक्ष में गिरता है। उसकी आंखें चौड़ी और बेजान हैं, हमेशा के लिए शुद्ध आतंक की नज़र में जमी हुई हैं। लियू शेंग सिर को उसके लाल बालों से पकड़ता है, उसे लापरवाही से पकड़े हुए हैं जबकि खून टपक रहा है। वो उस भयानक ट्रॉफी को ठंडी, भावहीन नज़र से देखता है, जिसने अभी अभी उस दुश्मन का कत्ल किया था जिसने बाकी सभी को डरा दिया था। सायर और चट्टान वाला आदमी टांग डून सिर्फ देख सकते हैं, पूरी तरह से लकवाग्रस्त। वे सदमे से अपनी आंखें चौड़ी करके जमे हुए खड़े हैं। जो उन्होंने अभी देखा है और जो उन्होंने अभी देखा है उससे पूरी तरह से अवाक हैं। लाल बालों वाला कप्तान और लाल बालों वाला अधिकारी उनसे जुड़ते हैं, पूरी तरह से अविश्वास और डर से लियू शेंग को घूरते हैं। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोच रहे थे कि लियू शेंग कोई राक्षस है, वो लेवल 11 का योद्धा लग सकता है, लेकिन उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वो आसानी से लेवल 13 वाले को मार सकता है। लाल बालों वाली ऑफिसर डर और हैरानी के मिले जुले भाव से कांप रही थी। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। वो सोच रही थी कि क्या उसने कोई चमत्कार देखा है या लियू शेंग कोई भगवान है। पत्थर जैसा आदमी टांग डून पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था, चिल्ला रहा था कि वो जरूर सपना देख रहा है और उसे सोने जाना चाहिए। लेकिन सायर उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ये हकीकत है और लियू शेंग ने सच में सायर को मार दिया। अभी भी अविश्वास में टांग डून अपनी आंखें मलता है। उसका दिमाग जो हुआ उसे मानने से इनकार कर रहा था और बड़बड़ाता है कि उसे भी नींद आ रही है। अचानक लियू शेंग ऊपर देखता है, एक नई मौजूदगी को महसूस करते हुए। उसके ऊपर आसमान में एक विशाल छायादार लाल प्राणी दिखाई देता है। उसमें से एक गहरी आवाज आती है जो लियू शेंग से पूछती है कि क्या वो आखिरकार भागना बंद कर चुका है। वो विशाल प्राणी एक अकेली चमकती हुई सफेद आंख से नीचे घूरता है, जो लियू शेंग को पूरी तरह से बौना बना देता है। लेकिन लियू शेंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बड़ी उत्साहित मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है कि सायर की नकली लेवल 13 की शक्ति बोरिंग थी। वो नए राक्षस से कहता है कि वो सही समय पर आया है और उसे चुनौती देता है कि वो उसे दिखाए कि एक असली लेवल 13 क्या कर सकता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेन बैटलफील्ड से दूर स्पेस के अंधेरे में एक चमकदार नीली रोशनी फैलती है। अंदर एक ताकतवर योद्धा को उसकी लोकेशन पूछने के लिए एक अर्जेंट कॉल आता है। वो जवाब देने के लिए अपने कम्युनिकेटर पर टैप करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ अर्जेंटली पूछती है, लॉर्ड स्केलेटन स्वॉर्ड, आप अभी तक टीम तक क्यों नहीं पहुंचे?
योद्धा, बैंगनी बालों और सफ़ेद चोगा वाला एक जवान आदमी अपनी देरी बताता है। वो बताता है कि रास्ते में उसे एक जनरल लेवल का जानवर मिला जिससे उसे लड़ाई करनी पड़ी। वो थोड़ी निराशा के साथ ये भी बताता है कि वो जानवर भागने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में नीचे गिरता है, ऑपरेटर उसे चेतावनी देता है कि उसकी डेस्टिनेशन पर एनर्जी रीडिंग अस्त-व्यस्त और अस्थिर है, जो एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। लॉर्ड स्केलेटन स्वॉट चेतावनी को समझता है और खुद को और भी तेज चलने के लिए आगे बढ़ाता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता का भाव है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कुछ भयानक होने से पहले वो रिक्रूट्स तक पहुंच जाएगा। बैटलफील्ड में वापस स्थिति पूरी तरह से एक बुरा सपना बन गई है। चट्टानी जमीन के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा छेद खुल जाता है और अंदर के गुलाबी खालीपन से अजीब मांसल चीजें बाहर निकलने लगती हैं। एक बहुत बड़ा लाल लेवल 13 का जानवर पूरी तरह से बाहर निकलता है। उसका शरीर आंखों और टेंटिकल्स का एक डरावना कैनवस है और वो जमीन पर मौजूद सभी लोगों पर खतरनाक तरीके से मंडराता है। उस जीव का बड़ा आकार आसमान को काला कर देता है और बचे हुए लोगों को उसकी डरावनी नजरों में फंसा देता है। बिना किसी वार्निंग के एक मांसल थूथन जैसा टेंटिकल राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है, नीचे बचे लोगों पर निशाना साधता है। हमला डरावना और सटीक दोनों होता है। टेंटिकल सीधे एक रिक्रूट के खुले मुंह में घुस जाता है, जो डर के मारे चिल्ला रहा होता है। आदमी का गला घुटता है और उल्टी होती है। उसकी आंखें शौक और दर्द से बाहर निकल आती हैं, क्योंकि मांसल हिस्सा उसके गले में नीचे उतरता है, एक पैरासाइट की तरह उसके शरीर पर हमला करता है। ये डरावना बदलाव तुरंत होता है। इन्फेक्टेड रिक्रूट्स के शरीर हिंसक रूप से मुड़ने लगते हैं। उनकी स्किन काली और मेटल जैसी हो जाती है और उभरी हुई लाल नसें उनकी मसल्स को ढक लेती हैं। वे दर्द से चीखते हैं, जबकि जानवर उन्हें बिना दिमाग वाले बड़े बड़े कठपुतलियों में बदल देता है, जिससे वे अपने ही साथियों के खिलाफ हो जाते हैं। बुरा सपना और गहरा हो जाता है जब ये नए बने कठपुतली मॉन्स्टर बचे हुए लोगों पर बेरहमी से हमला करते हैं। उनमें से एक एक डरे हुए आदमी की गर्दन पकड़ता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। साया और पेटू कैप्टन पीछे पीछे खड़े हैं, डर से कांप रहे हैं। वे पूरी तरह से अपने पुराने साथियों के बड़े टेढ़े मेढ़े आकारों से घिरे हुए हैं। पेटू कैप्टन का चेहरा पसीने से पीला है और वो डर से देख रहा है। वो सबको भयानक सच बताता है। वे एक असली लेवल 13 जनरल लेवल के जानवर का सामना कर रहे हैं, जिसके पास दूसरे म्यूटेंट को कंट्रोल करने और उन्हें शैतानी कठपुतलियों में बदलने की ताकत है। ऊपर विशाल लाल जानवर एक टेढ़ी मेढ़ी बुरी मुस्कान के साथ नीचे देख रहा है, साफ तौर पर उससे पैदा हो रही निराशा का मजा ले रहा है। लू शेंग लाल मांस और आंखों वाली ऊंची दीवार के सामने शांति से खड़ा है। वो जानवर की अजीब सी बड़बड़ाहट सुनता है। उसका बड़ा शरीर तारों को पूरी तरह से छिपा रहा है। अचानक लू शेंग की आंखों में एक तेज नीली चमक दिखाई देती है, क्योंकि उसकी अंदर की आवाज उसे आने वाले खतरे के बारे में बताती है। एनर्जी की एक तेज शॉकवेव लड़ाई के मैदान में फैल जाती है, जिससे पेटू कैप्टन और बाकी बचे लोग अपने पैरों से गिरकर पथरीली जमीन पर लुढ़कने लगते हैं। तेज आभा से चमकते हुए लू शेंग बचे हुए लोगों को सीरियसली देखता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उसका अगला हमला ही उनका एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन वो गारंटी नहीं कर सकता कि वे आफ्टर शॉक से बच जाएंगे। बिना किसी पल की हिचकिचाहट के लू शेंग अपना हाथ घुमाता है और शुद्ध एनर्जी का एक बड़ा आधे चांद के आकार का ब्लेड छोड़ता है, जो अंधेरे को चीरता हुआ निकल जाता है। हमला बहुत तेज और सटीक होता है। एक ही साफ मोशन में बड़े बदले हुए कठपुतलियों के शरीर को चीर देता है। भयानक कठपुतलियां वहीं जम जाती हैं। उनकी आंखों और मुंह से रोशनी की तेज किरणें निकलती हैं जब एनर्जी उन्हें अंदर से चीर देती है। एक पल बाद वे सब एक बड़े आग के धमाके में फट जाती हैं, जो पूरे इलाके को आग की लपटों में घेर लेता है। धमाके की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जिससे जिया और बाकी बचे लोग हवा में उड़ जाते हैं। वे चीखते हैं क्योंकि वे लू शेंग की ताकत के जोर से बेहबस होकर पीछे फेंक दिए जाते हैं। लू शेंग बर्बाद लड़ाई के मैदान के बीच में खड़ा है। उसका शरीर अब सुनहरी आभा से चमक रहा है। वो उस विशाल दुश्मन को देखता है, ये जानते हुए कि अब सिर्फ वे दोनों ही हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी हथेली में बहुत ज्यादा चटकने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकट्ठी करता है। एक पक्के इरादे के साथ लू शेंग हवा में उछलता है, जबरदस्त स्पीड से उस विशाल जानवर की तरफ तेजी से। वो लेवल 13 के जानवर के सिर पर सीधे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टकराते ही लाल एनर्जी का शॉकवेव बनता है। लेकिन हमले का उस बड़े जानवर पर कोई असर नहीं होता। उसकी एक बड़ी आंख लू शेंग को पूरी नफरत से घूरती है। जानवर अपना डरावना मुंह खोलता है और जोरदार दहाड़ता है। उसकी कई आंखें गुस्से से चमकती हैं, भालों की बौछार की तरह।
लू शेंग समय पर उस जबरदस्त हमले से बच नहीं पाता। टेंटिकल सीधे उसके शरीर में घुस जाते हैं, उसके हाथ, पैर और धड़ में घुस जाते हैं और वो बेबस होकर हवा में लटक जाता है। लू शेंग खून की फुहार छोड़ता है। उसका चेहरा उस बेरहम हमले से दर्द से मुड़ जाता है। वो जमीन से देखता रहता है। पेटो कैप्टन और लाल बालों वाला ऑफिसर बस पूरी तरह से सदमे और डर से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद उनकी आंखों के सामने बेरहमी से घुस जाती है। लू शेंग बिना हिले डुले लटका रहता है, पूरी तरह से जानवर के टेंटिकल्स में फंस जाता है और आर पार हो जाता है। लाल बालों वाला ऑफिसर पूरी तरह से टूट जाता है, निराशा में चिल्लाता है, लॉर्ड स्केलेटन की तलवार कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? उसके बगल में पेटू कैप्टन गुस्से में अपने दांत भींच लेता है। वो पक्के तौर पर जानता है कि लेवल 11 का शरीर लेवल 13 के जनरल के सीधे हमले से बच नहीं सकता। धत तेरी की, वो बुदबुदाता है। उसके जैसा जीनियस एक ऐसी डेथ मैच में मजबूर है जिससे वो जीत ही नहीं सकता। लू शेंग का सिर नीचे झुका हुआ है, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ है, उसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। दोनों गाइड पूरी तरह हार कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऑफिसर रोती है, सिसकते हुए कहती है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती, जबकि कैप्टन बस दर्द में देख सकता है। जानवर लू शेंग के बेजान शरीर को ऊपर उठाता है, उसे आखिरी बार देखने के लिए पास लाता है। बड़ा लाल मॉन्स्टर पूरे आसमान में फैला हुआ लगता है। उसकी एक बड़ी आंख सिकुड़कर एक डरावनी जीत वाली मुस्कान जैसी दिखती है जब वो अपने पकड़े गए शिकार को देखता है। लेकिन अचानक एक शांत आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। उसके मुंह से खून टपकने और भयानक चोटों के बावजूद लू शेंग बोल रहा है, उसके चेहरे पर परछाई से छिपी मुस्कान के साथ। वो मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है, अरे छोटे बदमाश, क्या लेवल 13 वाले में सच में इतनी ही ताकत होती है? लू शेंग अपना सिर उठाता है और उसकी बाईं आंख अब एक डरावनी पीली रोशनी से चमक रही है। वो अपनी छाती में बने बड़े छेद को देखता है, डर से नहीं बल्कि लगभग इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ, ये मानते हुए कि जानवर की ताकत बुरी नहीं है। उसके माथे पर एनर्जी का एक अजीब चमकता हुआ घेरा बनने लगता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हें सम्मानित महसूस होना चाहिए। लू शेंग के हाथ से अचानक आग की लपटें निकलती हैं जो उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं। वो कहता है, तुम पहले दुश्मन हो जिसे ये देखने को मिलेगा। आग तेजी से फैलती है, उसके पूरे शरीर को जला देती है। खतरनाक चमकती आंखों से जानवर को घूरते हुए लू शेंग पूछता है, क्या तुम जिसे मैं बनने वाला हूं उसे इंसान भी कह सकते हो? लेवल 13 का जानवर अचानक आई ताकत को महसूस करता है और पूरे गुस्से से रिएक्ट करता है। उसकी बड़ी आंख गुस्से से चमक उठती है, क्योंकि वो उस छोटे से इंसान को घूरता है जो मरने से मना कर रहा है। सारा सब्र खोकर बड़ा लाल राक्षस अपने बड़े जबड़े खोलता है, जलते हुए लू शेंग छेद को निगलने के लिए और इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेवल 13 का बड़ा जानवर घमंडी इंसान को चुप कराने का फैसला करता है। एक पल में एक बड़ी मस्कुलर लाल जीभ लियू शेंग को पूरी तरह से घेर लेती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, जबकि वो शांत भाव से वहीं खड़ा रहता है। विशाल लाल जानवर अपना डरावना मुंह चौड़ा खोलता है और एक ही बार में लड़ाई खत्म करने का प्लान बनाता है। सिर्फ तबाही पर फोकस करते हुए जानवर लियू शेंग को पूरा निगल जाता है और उसे एक पल में खाने की कोशिश करता है। हालांकि सिचुएशन तुरंत अजीब हो जाती है। जानवर रुक जाता है, गुस्से और कन्फ्यूजन के मिले जुले भाव से नीचे देखता है, क्योंकि उसे एक ऐसी ताकत महसूस होती है जो वहां नहीं होनी चाहिए। जमीन पर अपने दोस्त को निगलते हुए देखकर सिया डर के मारे लियू शेंग का नाम चिल्लाती है। इस बीच टैंग डुन निराशा में अपना सिर पकड़ लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि लियू शेंग इतनी आसानी से हार गया। लेकिन मॉन्स्टर के अंदर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बड़े जानवर का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल जाता है, क्योंकि उसके दांतों के बीच से एक चमकदार रोशनी चमकने लगती है। अचानक अंदर की पावर को रोक नहीं पाने की वजह से जानवर के मुंह से सफ़ेद एनर्जी की एक बड़ी किरण जोर से निकलती है। ये एनर्जी रोशनी की एक तेज धार की तरह काम करती है, जो सीधे अंधेरे को चीरती हुई निकलती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि आसपास के छोटे छोटे राक्षसों की सेना दर्द से चीखने लगती है। लेवल 13 का विशाल जानवर अंदर के धमाके से हिलकर गुस्से से भड़क उठता है। वो बहुत गुस्से में है, अपनी एलियन भाषा में गालियां दे रहा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस शिकार को उसने निगला था वो जबरदस्त पावर से वापस लड़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, एनर्जी की एक बड़ी धार उसकी गर्दन पर लगती है।
हमला तुरंत और जानलेवा होता है, जिससे जानवर का सिर उसके शरीर से साफ साफ कट जाता है। कटा हुआ सिर हवा में उछलता है, उसका बड़ा जबड़ा सदमे से खुला रह जाता है, इससे पहले कि बची हुई एनर्जी एक अंधा कर देने वाले धमाके में फट जाए जो उस जगह को निगल ले। धमाके की लपटों से लिू शेंग बाहर निकलता है। उसका शरीर अब सुनहरी आग के एक बड़े अवतार में लिपटा हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा ताकत निकलती है। जानवर का कोर, एक बड़ी नारंगी आंख जिसकी पुतली तारे के आकार की है, इस नए खतरे को ध्यान से देखता है। उसे खतरे का एहसास होता है। लिू शेंग हिचकिचाता नहीं है। वो खाली जगह से नीचे की ओर गोली चलाता है, सीधे जानवर के मुख्य शरीर की ओर। घबराहट में वो जीव अपने बचाव के लिए हथियार उठाना शुरू कर देता है। अपने शरीर के चारों ओर चमकते हरे गोले बनाता है। वो एक बेताब जवाबी हमला करता है, आने वाले योद्धा को रोकने की कोशिश में ऊपर की ओर हरी एनर्जी की किरणों का एक अजीब सा तूफान चलाता है। लिू शेंग अपने तारकीय दांव की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने अंदर की एनर्जी के उछाल की तुलना एक तारे के जीवन चक्र से करता है, जो अपने शुरुआती दौर से अपने सबसे अच्छे दौर में बदल रहा है। एक आत्मविश्वास से भरी सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में भर जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहा है, सबसे बड़ी ताकत का पल। अचानक उसकी ताकत बाहर की ओर फूट पड़ती है। उसकी चमक और टेम्परेचर आसमान छूते हैं, कई रंगों की रोशनी के साथ 10,000 गुना बढ़ जाते हैं। इस हालत में, जिसे रेड जाइंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो इतनी डरावनी तेजी से चलता है कि ऐसा लगता है कि वो हवा में गायब हो गया है। लिू शेंग जिंदा आग की एक लकीर के रूप में फिर से दिखाई देता है, सीधे उस बड़े जानवर पर हमला करता है। दोनों ताकतें खाली जगह में टकराती हैं, जिससे हरी और लाल बिजली की एक अजीब टक्कर पैदा होती है, जो आसपास की जगह को हिला देता है। ये असर बहुत खतरनाक होता है, एक बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा करता है जो उस बड़े जीव को बेहोश कर देता है। आग से बाहर आकर लिू शेंग चमकती, डरावनी आंखों से जानवर को घूरता है। वो जीव का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसे अब डर लगने लगा है। अपनी आखिरी तेजी के साथ वो सीधे जानवर की हरी एनर्जी बीम को काटता है, एक उल्का की तरह गिरता है। हमला क्रिटिकल होता है। जानवर की बड़ी आंख जलकर जमीन पर धुआं छोड़ देती है, दर्द से कराहते हुए अपनी अजीब भाषा में गालियां बकता है। लिू शेंग अपने हाथ को देखता है, सच में उस जबरदस्त ताकत से इम्प्रेस होता है जो उसने अभी अभी छोड़ी है। हालांकि जैसे ही आग बुझती है, वो अपनी कलाई को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। उसे एहसास होता है कि ये शर्म की बात है कि वो इस रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकता, देखते हुए कि अगर वो इसे बहुत देर तक पकड़े रहा तो जबरदस्त स्टेलर एनर्जी उसके शरीर और उसकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर देगी। लिू शेंग को अपने पीछे एनर्जी में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और वो तेजी से अपना सिर घुमाता है तो बैंगनी धुंध का एक घूमता हुआ ढेर देखता है। धुंध जोर से फटती है, जिससे बैंगनी एनर्जी का एक बड़ा धमाका आसपास के मलबे को दूर धकेल देता है। धुएं के अंदर से एक इंसान जैसा आकार बाहर निकलता है। ये लेवल 13 का जानवर है, जिसे अपना खत्म हुआ बड़ा शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वो जीव डार्क एनर्जी में खड़ा है और पूरे गुस्से से कांप रहा है, क्योंकि वो लिू शेंग को उसका शरीर खत्म करने के लिए गालियां दे रहा है। लिू शेंग इस नए छोटे रूप को कॉन्फिडेंट वाली, लगभग मजाकिया मुस्कान के साथ देखता है और पूछता है कि क्या वो आखिरी हमला भी इसे मारने के लिए काफी नहीं था। लिू शेंग मानता है कि उसका रेड जायंट रूप जानवर से फिजिकली मुकाबला करने के लिए काफी पावरफुल था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि उस रूप ने अभी तक कानूनों के दायरे को छुआ नहीं है। लिू शेंग अपनी मुट्ठी भींचता है, जिससे बिजली कड़कती है। वो कहता है कि सिर्फ वही पावर जो सच में लेवल 13 की है, वही किसी लेवल को मार सकती है। 13 एक्सपर्ट। अचानक लिू शेंग के पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। ये लेई फूटियान है, वो ज़ॉम्बी सरदार जिसे उसने अपने सपनों में हराया था। लिू शेंग मुस्कुराते हुए बताता है कि इत्तेफाक से उसे इसी एक्सपर्ट से बिजली का नियम मिला है। बिजली की एक चमक के साथ लिू शेंग तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिससे जानवर कंफ्यूज हो जाता है और उसे ट्रैक नहीं कर पाता। पलक झपकते ही लिू शेंग उस जीव के चेहरे के ठीक सामने फिर से प्रकट होता है, लाल और सुनहरी बिजली से भरे एक मुक्के की तैयारी में। वो कहता है कि वो इस बिजली के गड़गड़ाहट का इस्तेमाल अंधेरे को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए करेगा, जिससे नीली बिजली का एक खतरनाक खंभा निकलेगा जो दुश्मन को निगल जाएगा। उसी समय लड़ाई के मैदान से बहुत दूर आखिरकार बैकअप आ जाता है। हाई जीदाओ नीली एनर्जी की आभा में लिपटा हुआ तेज स्पीड से स्पेस में उड़ता है। अचानक उसे खाली जगह में एक गड़बड़ी दिखाई देती है और वो अपना हाथ बैंगनी एनर्जी के घूमते हुए पूल में डालता है।
वो एक अजीब बैंगनी रंग का एक आंख वाला स्क्विड जीव बाहर निकालता है जो परछाई में छिपा हुआ था। हाईजीदाओ अपने हाथ में उस जीव को हैरानी से देखता है। उसे एहसास होता है कि वो पूरे समय इस चीज के भ्रम में फंसा हुआ था। उसे घबराहट होती है जब उसे दूर से एनर्जी का एक बड़ा झोंका महसूस होता है। वो जानता है कि बेस पर किसी के पास बिजली कड़कने का नियम नहीं है, फिर भी उस खास शक्ति ने उसे भ्रम तोड़ने में मदद की। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। वो रहस्यमय एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए लड़ाई के मैदान की ओर भागता है। लड़ाई में वापस लियू शेंग बैंगनी रंग के इंसान जैसे जानवर पर लगातार मुक्कों की बौछार कर रहा है। दुश्मन लेवल 13 का जीव होने के बावजूद हर तरफ से पड़ रही चमकती मुट्ठियों के सामने पूरी तरह से हार गया और बेबस है। जिया, टैंग डुन और लाल बालों वाला ऑफिसर जम गया है। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए हैं और वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे बदल गए। पेटू कैप्टन, जिसका चश्मा टूटा हुआ है और चेहरे पर पसीना आ रहा है, डर और हैरानी से चिल्लाता है। वो पहचानता है कि लियू शेंग कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, ये जानते हुए कि ये एक कानून की ताकत है, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ लेवल 13 के एक्सपर्ट्स के लिए है। वो पूरी तरह कन्फ्यूजन में चिल्लाता है, ये समझ नहीं पा रहा कि इतनी डरावनी ताकत वाले कानून की ताकत किसी ऐसे इंसान के हाथ में कैसे हो सकती है जो सिर्फ लेवल 11 का दिखता है। जिया साइडलाइन पर पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है। उसे अपनी समझ पर शक हो रहा है कि उसने एक ऐसे आदमी को भाई क्यों कहा जो कानूनों की ताकत को कंट्रोल करता है। इस बीच टैंग डुन पागलों की तरह ताली बजाता है, मजाक में चिल्लाता है कि वो अपनी माँ के पास घर जाना चाहता है। इस बीच लियू शेंग द्वारा बुलाई गई नीली बिजली का एक बड़ा बोल्ट ऊपर से नीचे गिरता है, जो बिना रुके ताकत के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ आता है। जिया का डर में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि टक्कर से निकली शॉक वेव तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। ग्रुप खुद को अपनी जगह पर खड़ा रहने के लिए मजबूर करता है और उस इलाके को निगलने वाले चमकदार सफ़ेद धमाके से खुद को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर बनाता है। जैसे ही अस्त व्यस्त एनर्जी कम होती है, हाईजीदाओ शांति से खाली जगह से बाहर निकलता है। थका हुआ ग्रुप हैरानी से उसे देखता है, ये महसूस करते हुए कि उनका बैकअप आखिरकार आ गया है। पेटू कैप्टन राहत के आंसू बहाता है, चिल्लाता है कि अब जब भगवान यहाँ हैं तो वे आखिरकार सुरक्षित हैं। हाईजीदाओ हारे हुए ग्रुप को देखता है और इतनी देर तक टिके रहने के लिए उनकी तारीफ करता है। वो लड़ाई के मैदान की ओर देखता है और सच्ची जिज्ञासा से पूछता है कि कौन सा लेवल 13 एक्सपर्ट अभी उस जानवर से लड़ रहा है, ये मानते हुए कि ये उसके लेवल का कोई होगा। उनकी हिचकिचाहट और अजीब हावभाव देखकर वो पूछता है कि क्या वे उस व्यक्ति को नहीं जानते, या शायद वो फाइटर कोई ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं है। घबराहट में पसीना बहाते हुए पेटू कैप्टन उसे सही करता है। वो बताता है कि फाइटर असल में इंसान है, लेकिन वो असल में उनके रिक्रूट ग्रुप का मेंबर है, लियू शेंग नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट। ये नाम और सिचुएशन सुनकर हाईजीदाओ का शांत रहना पूरी तरह से टूट जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से शॉक में जम जाता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात से हैरान हाईजीदाओ हैरानी से देखता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि क्या उस मॉन्स्टर से लड़ने वाला आदमी सच में कोई नया रिक्रूट है। उसके पीछे पेटू कैप्टन ये कंफर्म करता है कि ये सच है, जबकि बाकी ग्रुप घबराकर देख रहा है। पसीने से तर और घबराया हुआ पेटू कैप्टन बताता है कि उस आदमी का नाम लियू शेंग है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे उन्होंने यामू प्लैनेट रीजन से चुना था। कैप्टन मन ही मन इस सिचुएशन को सही ठहराने की कोशिश करता है। खुद से कहता है कि चूंकि ये लियू शेंग का पहली बार बैटलफील्ड में जाना है, इसलिए अपनी ज़बरदस्त पावर के बावजूद वो टेक्निकली एक रिक्रूट है। चुपचाप हाईजीदाओ लड़ाई की ओर मुड़ जाता है। उसकी नज़रें लड़ाई पर टिकी होती हैं ताकि वो खुद इस अविश्वसनीय वॉरियर को देख सके। बैटलफील्ड में वापस आकर लियू शेंग जोरदार मुक्कों की बौछार करता है। उसकी मुट्ठियां रोशनी का धुंधलापन बन जाती हैं जो लगातार उस पर्पल बीस्ट पर वार कर रही हैं। जैसे ही वो लड़ाई में हावी होता है, लियू शेंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट शिकारी मुस्कान फैल जाती है। दूर से देखकर हाईजीदाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्या सच में उस आदमी का यही नाम है। लियू शेंग अपना हाथ बढ़ाता है और बैंगनी जानवर का सिर पकड़ लेता है और जोर से उसकी सारी हरकतें रोक देता है। कांपते हुए जानवर को ठंडी निराशा से देखते हुए लियू शेंग उसे बताता है कि अपने बड़े शरीर के बिना वो असल में काफी कमजोर है। ये तय करते हुए कि अब लड़ाई बेकार है, वो इसे तुरंत खत्म करने का फैसला करता है। जानवर डर के मारे चीखता है और लियू शेंग अपनी चमकती मुट्ठी हवा में ऊंची उठाता है। बिना जरा भी रहम किए वो अपनी मुट्ठी नीचे कर लेता है, जिससे बिजली और एनर्जी का एक बड़ा खंभा निकलता है जो उसके दुश्मन को पूरी तरह से घेर
घेर लेता है। इससे जो शॉकवेव निकलती है वो बहुत बड़ी होती है, जबकि हाईजी दाओ धमाके के सामने मजबूती से खड़ा रहता है और हैरानी से चिल्लाता है। पेटू कैप्टन और बाकी लोग आखिरी हमले की जबरदस्त ताकत से लगभग उड़ जाते हैं। जैसे ही धमाके की धूल जमने लगती है, लड़ाई के मैदान का अफरा तफरी वाला माहौल आखिरकार शांत हो जाता है। जमने के बीच लियू शैंग अपने दुश्मन के बचे हुए हिस्सों के ऊपर खड़ा है। वो लेवल 13 के जानवर का कटा हुआ सिर ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए है और बोरियत भरे अंदाज में कह रहा है कि ये कुछ खास नहीं था। जानवर के बचे हुए हिस्सों को बेकार न जाने देने का फैसला करते हुए लियू शैंग अपना हाथ हिलाता है। वो उसकी बची हुई एनर्जी को जमा करना शुरू करता है और उसे क्रिस्टल बनाने का प्लान करता है। हालांकि जैसे ही वो काम खत्म करने वाला होता है, कुछ अजीब होता है। उसकी तेज नजर अचानक नर्म पड़ जाती है और नींद की एक जबरदस्त लहर उसे घेर लेती है। अचानक हुई थकान से लड़ नहीं पाने के कारण लियू शैंग की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके चारों ओर गुलाबी और नीली एनर्जी का एक भंवर बनने लगता है। उसका शरीर उस बहुत ज्यादा एनर्जी पर रिएक्ट करते हुए जिसे उसने इस्तेमाल किया और सोख लिया, बेहोशी में चला जाता है। दूर से देखते हुए हाईजी दाओ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि लियू शैंग के साथ क्या हो रहा है। बाकी ग्रुप बस कंफ्यूजन में देख सकता है क्योंकि लियू शैंग पूरी तरह से घूमती हुई नीली एनर्जी के एक बड़े कोकून में बंद है, जो अब लड़ाई के मैदान के ऊपर चुपचाप तैर रहा है। हाईजी दाओ सावधानी से कोकून के पास जाता है। उसके चारों ओर घने एनर्जी शेल को महसूस करता है। उसे हैरानी से एहसास होता है कि लियू शैंग ने अभी अभी एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है और अब वो लड़ाई के मैदान के ठीक बीच में इवॉल्व हो रहा है। चार्ज लेते हुए हाईजी दाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोकून को हवा में ऊपर उठाता है। वो हैरान बचे लोगों, जिनमें सिया और टैंगडुन भी शामिल हैं, अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है और कहता है कि उन्हें कमजोर हालत में लियू शैंग की रक्षा के लिए तुरंत बेस पर वापस जाना होगा। बचे हुए लोगों के लिए वापस आने का सफर पूरी तरह से अजीब लगता है। अंतरिक्ष के शांत खालीपन में तैरते हुए हाल की लड़ाई एक अजीब, कभी न भूलने वाले सपने जैसी लगती है। हालांकि थकी हुई और घायल लाल बालों वाली ऑफिसर जानती है कि ये सब बहुत असली था। वो सोचती है कि अगर उनकी चोटें और उनके लापता साथी न होते तो उसे यकीन करने में मुश्किल होती कि ये सब सच में हुआ था। हाईजी दाओ खालीपन से रास्ता दिखाते हुए लियू शैंग के बड़े कोकून और बाकी ग्रुप को अपनी पावर से ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आखिरकार अनाउंस करते हैं कि वे रुक सकते हैं क्योंकि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ग्रुप एक बड़े स्ट्रक्चर के सामने रुकता है और लियू शैंग का कोकून उसके बगल में चुपचाप तैर रहा होता है। हाईजी दाओ उन्हें उनकी नई सैंक्चुरी, अलग आसमान वाले बैटलफील्ड के बेस से इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके सामने एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक गेट खुलता है जिसमें एक बड़ा हाईटेक शहर दिखता है जो तेज और वेलकमिंग लाइट में नहाया हुआ है। राहत का एहसास बहुत ज्यादा है। सिया खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं, जबकि बाकी लोग जश्न मना रहे हैं। हाईजी दाओ शांत रहता है और एक आवाज उसका नाम पुकारती है। सफेद यूनिफॉर्म और फ्यूचरिस्टिक वाइजर वाला आदमी उनके पास आता है। वो इज्जत से झुकता है। हाईजी दाओ का उसके मिशन से वापस आने पर स्वागत करता है। वो आदमी बचे हुए लोगों और अजीब कोकून को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये देखकर अच्छा लगा कि इस बार उनमें से इतने सारे लोग वापस आए हैं। हाईजी दाओ बिना समय बर्बाद किए वो तुरंत लियू शैंग के तैरते हुए कोकून के चारों ओर गार्ड तैनात करने का सख्त आदेश देता है ताकि ये पक्का हो सके कि उसका विकास हो रहा है। किसी भी हालत में उसे परेशान नहीं किया जाता। इसे संभालने के बाद हाईजी दाओ पीली रोशनी की एक लकीर में बदल जाता है और बड़े स्पेस स्टेशन के ऊपरी लेवल की ओर उड़ जाता है। वो कई मैकेनिकल गेट से तेजी से गुजरता है, एक हाई सिक्योरिटी हैंगर में घुसता है जहां दूसरे लोग उसे सलूट करते हैं जब वो उड़ता हुआ गुजरता है। आखिर में वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ओर उतरता है जो एक बहुत बड़े बारीक नक्काशी वाले ड्रैगन के सिर के सामने बना है। वो जोर से जमीन पर उतरता है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर और फोकस्ड होता है। प्लेटफॉर्म पर बैंगनी बालों और नुकीले कानों वाली एक महिला ऑफिसर उसका इंतजार कर रही है, जो आराम से लॉलीपॉप का मजा ले रही है। वो एक आरामदायक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो उसे इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान है। फिर वो सीधे पूछती है कि क्या वो जल्दी वापस आ गया, क्योंकि जब तक वो वहां पहुंचा सभी रिक्रूट्स पहले ही मर चुके थे। हाईजी दाओ उसे कंफ्यूज्ड लुक देती है, उसके अजीब सवाल की वजह से नहीं बल्कि उसके अजीब शब्दों की वजह से। वो उससे पूछता है कि उसने इस तरह की स्लैंग कहाँ से सीखी। लड़की बस हंसती है, जवाब देती है कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है। हाईजी दाओ का एक्सप्रेशन एक बार फिर सीरियस हो जाता है। वो उसे बताता है कि रिक्रूट्स सेफ हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना हुई है जिसके बारे में उसे तुरंत रिपोर्ट करना है। फिर वो पूछता है कि क्या स्टेलर सुप्रीम कमांडर अवेलेबल है।
लड़की अंदर की ओर इशारा करती है, ये बताते हुए कि कमांडर अंदर है लेकिन बिजी हो सकता है। हाईजी दाओ बेसब्र होते हुए उससे तुरंत अनाउंस करने के लिए कहता है और जोर देकर कहता है कि उसकी रिपोर्ट अर्जेंट है। तभी उसके डिवाइस से एक नोटिफिकेशन की आवाज़ हाईजी दाओ का ध्यान खींचती है। वो अपनी कलाई पर होलोग्राफिक डिस्प्ले पर नजर डालता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो खुद से हकलाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्या देख रहा है। डेटा लियू शेंग के कुकून से है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये अभी भी लगातार बढ़ रहा है, एक ऐसी चीज जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी भी नहीं है। उसके विचारों में बैंगनी बालों वाली लड़की माशा की वजह से रुकावट आती है, जो जोर से हाथ हिलाती है। वो उससे कहती है कि स्टेला कमांडर इंतजार कर रहा है और उसे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। जैसे ही माशा उसे अंदर आने का इशारा करती है, बड़े बड़े सजावटी मैकेनिकल दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। हाईजी दाओ एक बहुत बड़े महल जैसे हॉल में कदम रखता है। छतें बहुत ऊंची हैं और उसके कदमों की आहट उस बड़ी खाली जगह में गूंजती है। कमरे का बड़ा आकार ही यहाँ रहने वाले व्यक्ति की अविश्वसनीय अहमियत बताता है। वो आगे बढ़ता है, फिर रुकता है और सम्मान से झुकता है। अपने सामने खड़े व्यक्ति को लॉर्ड मोकुटो कहकर बुलाता है। कहानी पावर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। 100 बड़े स्टार सेक्टर में 2 स्टेलर कमांडर हैं। एक यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों की देखरेख करता है, जबकि दूसरे मोकुटो को अलग अलग आसमानी युद्ध के मैदान की रखवाली का काम सौंपा गया है। आखिर में कमांडर को दिखाया जाता है, एक बड़े सिंहासन पर 4 हाथों वाला एक बहुत बड़ा मजबूत इंसान बैठा है। हर हाथ की हथेली में एक आंख है जो पलके नहीं झपकती। ये मोकुटो है, एक लेवल 14 मार्शल आर्टिस्ट जिसने कानूनों के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जिससे वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया है। स्टार कमांडर मोकुटो उसे सख्त नज़र से देखता है, ये मानते हुए कि वो एक रिपोर्ट बनाने आया है। मोकुटो की गहरी आवाज़ हॉल में गूंजती है जब वो देखता है कि हाईजी दाओ अभी अभी अपने मिशन से लौटा है। गंभीर दिखते हुए और माथे पर पसीने की बूंद के साथ हाईजी दाओ पुष्टि करता है कि उसकी रिपोर्ट सीधे उस मिशन से संबंधित है। अपने सबॉर्डिनेट के असामान्य रूप से तनावपूर्ण व्यवहार को देखकर मोकुटो उससे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है। जवाब में हाईजी दाओ अपने डिवाइस से एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट करता है। वो स्थिति की गंभीरता को समझाता है। जिस दुश्मन ने रिक्रूट्स पर हमला किया था वो लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन का एक मिनियन था। वो आगे मानता है कि उस पर भी उसके शाप का असर हुआ था, जिससे समय की उसकी समझ बिगड़ गई और वो देर से पहुंचा। मोकुटो का चेहरा तन जाता है। देरी के बारे में सुनकर वो तुरंत सबसे बुरा मान लेता है और पूछता है कि क्या हाईजी दाओ ये मान रहा है कि वो मिशन में फेल हो गया है। हाईजी दाओ इससे तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि इसके विपरीत रिक्रूट टीम न केवल वापस आई, बल्कि उन्होंने ऐसा किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा जिंदा लोगों के साथ किया। जैसे ही मोकुटो हैरानी से सुनता है, हाईजी दाओ सबसे चौंकाने वाली बात बताता है। वो बताता है कि रिक्रूट्स के बीच एक छिपा हुआ एक्सपर्ट था, एक लेवल 13 मास्टर जिसने लॉ ऑफ थंडर को समझ लिया था। इस मिस्टीरियस वॉरियर ने अकेले ही मिनियन को मार डाला और हाईजी दाओ के वहां पहुंचने से पहले ही पूरी लड़ाई खत्म कर दी। मोकुटो पूरी तरह से अवाक रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक एक्सपर्ट जिसने रेयर लॉ ऑफ थंडर में महारत हासिल कर ली थी, वो सिर्फ रिक्रूट्स के ग्रुप के बीच छिपा हुआ था। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें